हेलो गाइस। सुपर ग्रेड्स की टीम एक और सेशन आपके लिए लेकर आई है इस वीडियो के थ्रू। आज हम बात करने वाले हैं आईपीमेट इंदौर में लास्ट ईयर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन था, उसमें 10 क्वेश्चंस आए थे। उसके हम लोग सॉल्यूशंस की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस और पब्लिश कर चुके हैं इस सीरीज में। आप जरूर उनको देखिएगा, जिसमें हमने एमसीक्यूज, जिसमें एमसीक्यू सेक्शन मैथ्स का था जो लास्ट ईयर था, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस 2 वीडियोस में सॉल्व किए हैं, राइट। और उससे पहले हमने कट ऑफ कैसे क्लियर किया जाता है, उसका जो मंत्र होता है वो हमने पब्लिश किया था वो वीडियो। तो वीडियोस आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, राइट। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 to 10 के सॉल्यूशंस। शुरू करने से पहले एक चीज का मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आते हैं, कोशिश ये रहती है कि अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिले, बेस्ट सॉल्यूशन मिले। हो सके तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपसे शेयर करें, राइट। जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको आइडियाज मिले क्वेश्चन को क्रैक करने का। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है एट द बैक, राइट, वो हम लोग बहुत डिटेल में न डिस्क्राइब कर सकें सोल्यूशन को एक्सप्लेन करते वक्त। इट मे बी अ पॉसिबल थिंग, राइट। सो मे बी जब हम आगे ये कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशंस। एंड अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, या कुछ आप और चाहते हो तो वो जरूर आप लिखिएगा, सो दैट विल गेट द फीडबैक एंड विल वर्क अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट, राइट। सो ऑल पावर टू यू गाइस, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसको पॉज करें वीडियो को, राइट, बिकॉज मैं तो सॉल्व करूंगा। आप ट्राई करना चाहते हैं तो खुद इसको जरूर पॉज करके सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। One of the easy questions in IPMET Indore last year. It says in a division problem, product of quotient and remainder is 24, ठीक है, while their sum is 10। quotient remainder का product 24 है और sum 10 दिया हुआ है। If the divisor is 5, then dividend is। तो बेसिकली ये पढ़ के समझ में आता है कि यार डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर के चारों का रिलेशन अगर मुझे पता है तो आई विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सो लेट मी राइट इट कि रिलेशन क्या है इन चारों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी। The relation we all should know before attempting dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder। We all know this relation, ठीक है। शॉर्ट में इसी को अगर हम लिखें तो डिविडेंड को हम मान लेते हैं नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है। एन डिवाइजर इज गिवन एज 5, तो हम 5 लिख देते हैं। क्वोशिएंट शॉर्ट में क्यू लिख रहे हैं और इसको आर लिख देते हैं, ठीक है। और क्यू और आर के बारे में फर्स्ट टाइम में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। इट सेज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 24, द प्रोडक्ट इज 24। सो मैं लिखता हूं यहाँ साइड में q मल्टीप्लाइड बाय r इज 24। आगे लिखा हुआ है while their sum is 10, so q plus r is 10। बट ऑब्वियस है इसमें q और r डेसिमल वैल्यूज हो नहीं सकती, बिकॉज क्वोशिएंट और रिमाइंडर इंटीजर वैल्यूज ही होंगी, पॉजिटिव ऑब्वियसली। सो ऐसा कौन सा पेयर हो सकता है, क्यू आर का सेट हो सकता है जिसके लिए प्रोडक्ट 24 आए और सम 10 आए। इट हैज टू बी 6 and 4, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 8 थ्री भी तो 24 होता है, 8 थ्री 24 होता है, बट 8 और 3 का सम 10 नहीं होता है। तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही केस आ रहा है जिसे हम बोलेंगे 6 and 4, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे हम 6 रखें कि 4 रखें क्यू की जगह पे, बिकॉज 6 4 है ये पता है, बट कौन क्या होगा ये नहीं पता है। सो आप ये लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, जब डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर जो आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा। तो आउट ऑफ 6 and 4, चॉइस फॉर रिमाइंडर वुड बी 4। दैट्स इट। सो Q इन दैट केस, Q की वैल्यू 6 लेंगे और R की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होती है Q और R के लिए। इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 तो था ही, Q हमारा 6 आ गया, कंफर्म दिस इज 6, एंड रिमाइंडर हैज टू बी 4 व्हिच हैज टू बी लेस देन 5 व्हिच इज डिवाइजर। यहाँ पे आप Q की जगह 6 रख दीजिए एंड रिमाइंडर की जगह 4 रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। 5 6 is 30 प्लस 4 is 34। दिस इज योर नंबर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट -4 3, तो बट ऑब्वियसली ये सर्कल की इक्वेशन भी दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, राइट, और कई बच्चे इससे भागते हैं, राइट।
रीजन आई जस्ट डू नॉट नो, मे बी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अभी तक ज्योमेट्री कर रहे थे, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आ गई, राइट? सो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू एंड जस्ट सी कि इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। फॉर मी इट वाज अनदर अ केक वॉक फॉर मी। ठीक है, आई आई जस्ट लव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो मेरे लिए तो बहुत ही इजी था, 10 सेकेंड्स मैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट? तो वी से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी लिखा रहता है इस फॉर्म में अगर आप लाते हो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसके जो सेंटर है सर्कल के वो ओरिजिन है, 0 0 पे है, एंड इस फॉर्म में अगर है तो ए वुड बी कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा है, उसको हम कन्वर्ट करें तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इन दैट केस कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को 1 स्क्वायर लिखा, ऑब्वियसली 1 बिकम्स द रेडियस एंड सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन होता है। डायग्राम बना के भी देखेंगे तो और इजी इजी लगेगा आपको, डायग्राम अगर हम प्रॉपरली बनाए। तो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, एंड रेडियस अगर 1 है तो ये 1 1 डिस्टेंस ले लेता है और एक सर्कल ड्रॉ कर देता है। ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा रेडियस टच कर रहा है, तो दिस इज 1 0, ये वाला पॉइंट, दिस इज -1 0। ओके, दिस पॉइंट वुड बी 0 1 एंड दिस पॉइंट वुड बी 0 -1। सही बात है। अभी जो -4 3 है ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, एक्स नेगेटिव है और वाई जो कोऑर्डिनेट है दैट इज पॉजिटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, राइट? सो कहीं पे ये -1 लिया था एक्स को अपन ने, तो यहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, है ना, -4 3 इसको हम ले लेते हैं, करेक्ट? अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल, सर्कल मीन्स एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बेसिकली अगर हम इसको स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे कि कहीं यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, तो हम उस पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड टू दिस पॉइंट। ये तो ओरिजिन था ही, दिस वाज ओरिजिन, ओ लिख देते हैं। इस पॉइंट को एम बोल देते हैं जहां पे वो कट कर रहा है सर्कल को। तो पी एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन -4 3 द पॉइंट पी एंड द सर्कल। तो यही हमें कैलकुलेट करना है पीएम। और डायग्राम से बहुत क्लियर है कि पीएम इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, पीओ, पीओ जो कि हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, ओरिजिन भी पता है और -4 3 पता है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, एंड उसमें से क्या माइनस कर दोगे, एम ओ, विच इज द रेडियस विच इज गिवन इन इक्वेशन दी है, मतलब रेडियस दिया हुआ था। ठीक है, तो आप एम ओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट? सो आप पीओ निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, एम ओ इज ऑलरेडी 1, सब्ट्रैक्ट इट, विल गेट द आंसर। सो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता हो, इट इज, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं तो हम ए बी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर, यूजिंग दिस। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो -4 3 है और एक ओरिजिन। तो हम पी ओ निकाल सकते हैं यूजिंग, कैसे करोगे, -4 -0 होल स्क्वायर, सो -4 का होल स्क्वायर आएगा 16, एंड देन 3 -0 इज 3 होल स्क्वायर इज 9, तो ये आ जाएगा √25 विच इज 5। तो मुश्किल नहीं था, पीओ की वैल्यू आ गई है ना, इट इज 5, और एमओ कितना है, रेडियस के इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -4 3 टू द सर्कल इज 4। This was second easy question, believe me. I have discussed this in mantra, but इसमें हम सारे 1 to 10 डिस्कस करेंगे। मंत्रा वाले सेशन में डिस्कस किए थे, मुझे क्वेश्चंस याद है। आगे चलते हैं, ये भी था मेरे ख्याल से। जिनको लॉग प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है, खूब प्रैक्टिस की हुई है, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, राइट? फर्स्ट जो वीडियो था मंत्रा वाला, कट ऑफ मंत्रा वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, राइट? बट उसमें एक चीज मिस आउट हो गई थी मुझसे, जो पावर थी 1/4 1/8 प्लस 1/16 ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसमें 16 पे स्टॉप कर दिया था, बट बेसिकली आई जस्ट मिस्ड ऑन डॉट डॉट डॉट, देयर वाज अ डॉट डॉट डॉट, आई मिस्ड ऑन द प्रीवियस थिंग सेशन, बट उसमें एक्चुअली पेपर में डॉट डॉट है, तो वो बेसिकली जीपी बन जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है, तो आंसर डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू। इसमें जो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज लग रही है, वो पहले शेयर करता हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है पहले हम देख लें। प्रॉपर्टी नंबर वन, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये ए है एक नंबर, उसकी पावर है लॉग एक्स टू द बेस ए। मतलब अगर यहाँ ए है तो ये जो पावर है उसमें लॉग जो है उसकी उसके बेस भी ए होना चाहिए। अगर ऐसा दिया है कोई एक्सप्रेशन तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स की इक्वल होती है। नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वन शुड नो। सेकंड, एक और प्रॉपर्टी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी, तो लॉग ऑफ जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ए टू द पावर एन फॉर एग्जांपल, और जो बेस है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेट्स से बी टू द पावर एन। तो यहाँ जो पावर्स है एम और एन बाहर आ जाती है लॉग के इन द रेशियो फॉर्म। सो एम बाय एन ऐसे लिखो, और जो बच गया है लॉग ए टू द बेस बी हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, ये एक जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है गाइस, ठीक है, इट्स अ जीपी। सो जहां पे फर्स्ट टर्म ए जिसे हम बोलते हैं 1/4 है, और कॉमन रेशियो जो है दिस अपॉन दिस करके आप निकाल सकते हो, 1/8 डिवाइड बाय 1/4 करोगे तो हाफ आ जाएगा। सो एस इंफिनिटी, ये पूरा जो सम आएगा वो कितना आएगा, फॉर्मूला इज ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, करेक्ट। ए इज 1/4 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड आर इज हाफ। सो 1 माइनस हाफ करेंगे तो 1 माइनस हाफ हाफ होता है। सो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हाफ ही आ जाएगा, करेक्ट। सो एस इंफिनिटी, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हाफ के इक्वल है। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं 0.04 पावर लॉग, ये हाफ हो गया, और बेस इसका √5 है। अब इसको यूज करने के लिए, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को यूज करने के लिए, यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो ए हो, और यहाँ पे भी कुछ ए होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम इसको एक्स बोल सकते हैं। तो अभी कैसे करें, यहाँ पे तो 0.04 है, समझ में नहीं आ रहा 5 से क्या कनेक्शन है इसका, ठीक है। तो 5 की पावर हाफ है तो हमें समझ में आ रहा है, बट ये इसको हम 5 की टर्म्स में कैसे ला सकते हैं। तो 0.04 कैन बी रिटन एज 4/100, 4/100 को कैंसिल आउट करो तो 1/25, 1/25 को 1/5 स्क्वायर लिख सकते हो, 1/5 स्क्वायर, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 5 का स्क्वायर को ऊपर जब लाओगे, है ना, तो 5 की पावर -2 हो जाएगा। तो पूरा जो 0.04 है, इट कैन बी रिटन एज 5 का पावर -2, और जो है वो तो लिखा ही हुआ है, लॉग ऑफ हाफ √5, ये तो है ही लिखा हुआ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, 5 की पावर रूट लगा हुआ है, 5 का रूट लगा हुआ है मतलब 5 की पावर हाफ है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से भी ये जो n है, b का पावर n, वो बाहर आ जाता है, अपॉन में n आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैसा आ जाएगा देखें। इसको आप चाहें तो -2 तो वहीं पे है ही, 5 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर हाफ है, तो ये बेसिकली 1/1/2 हो जाएगा। जैसे ये n था, b की पावर n, तो जो भी पावर होती है वो अपॉन में जाती है n, तो यहाँ पे पावर कितनी है 5 की हाफ, तो 1 अपॉन ये हाफ आ जाएगा, विच इज अल्टीमेटली 2 हो जाएगा। इनटू जो है वो तो है ही, है ना, ये, तो ये 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे निकल के आ रहा है 5 की पावर -4 इंटू लॉग ऑफ हाफ, ठीक है। अब ये -4 को आप अदरवाइज ऊपर भी ले आ सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉग ए टू द पावर m को हम लिखते हैं m डॉट लॉग a, एंड वाइस वर्सा। लॉग a के बाहर अगर m है तो m a को a की पावर रेस कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे बाहर है -4, तो -4 कैन गो पावर ऑफ हाफ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 5, यहाँ पे बेस 5 ही रहेगा, यहाँ भी बेस 5 ही चल रहा है, बिकॉज जो 5 की पावर हाफ थी हमने बाहर लेके, तो बचा 5 ही है, राइट, जो हम चाह रहे थे। सो लॉग ऑफ हाफ, इसकी पावर हो जाएगी -4, और यहाँ हो जाएगा 5। तो ये जो आप देख सकते हैं ए यहाँ पे था और log ऑफ एक्स का बेस ए था, तो हमने, ये हमारा मतलब फोकस था कि हम ला पाते हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 5 आ गया, और उसकी पावर log ऑफ हाफ की पावर -4, और ये भी 5 आ गया, तो ये जो चीज है, ये चीज बिल्कुल सेम हो गई। ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ की पावर -4 विल बी द आंसर, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम आ गया, तो जैसे बोले ना पावर ये एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का एक्स हो जाता है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा हाफ का पावर -4, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। दिस इज द आंसर गाइस, ओके। सो दिस वाज लॉग प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी मिक्स होकर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज लॉग बेस्ड क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। डिटरमिनेंट आप लोगों ने किया होगा डेफिनेटली, रीसेंट टॉपिक है, अभी अभी एक आध साल में ही किया होगा मैट्राइसेस डिटरमिनेंट्स, तो प्रॉपर्टीज आपके फिंगर टिप्स पे ही होंगी और देखकर भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बहुत ज्यादा है ना, इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। ठीक है, उसने बस कुछ वर्ड्स का आप ध्यान रखें, जैसे उसने बोला है कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है, एबीसी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट है ध्यान रखिएगा, और एक ही वाले थ्री है तो प्रोडक्ट क्या होगा एबीसी का, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट अस वर्क इट आउट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड देखते हैं कि व्हाट इज द सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल क्या है, लेट्स सी। कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आपको कॉलम नंबर 3 में जो ए क्यूब माइनस वन, बी क्यूब माइनस वन, सी क्यूब माइनस वन एलिमेंट्स हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक द डिटरमिनेंट। ओके, सो इसको लिख देते हैं ए बी सी, सेकंड कॉलम विल हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए क्यूब रखते हैं। ठीक है, बी क्यूब रखते हैं और सी क्यूब रखते हैं। ठीक है, प्लस ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आपके जो अगला डिटरमिनेंट होगा उसमें फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा ए बी सी, सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड जो लास्ट कॉलम रहेगा दैट वुड बी हैविंग माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो एज पर प्रॉपर्टी वी कैन राइट, वी कैन इक्वेट दिस टू जीरो। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने ब्रेक कर लिया। नाउ अगर जो रो है इसमें से अगर कांस्टेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कांस्टेंट, रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो पूरा डिटरमिनेंट में भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ए मुझे दिख रहा है, ए कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, वो बाहर आ सकता है, तो इसमें से मैंने ए बाहर ले लिया, ए बाहर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के, ये इस पूरे रो में से मैंने बी बाहर ले लिया और इस पूरे रो में से मैंने सी बाहर ले लिया, तो बाहर कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू बी इंटू सी बाहर आ जाएगा इस डिटरमिनेंट के, बचेगा क्या देखते हैं। यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे वन सी और सी स्क्वायर बचेगा। तो डिटरमिनेंट को हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं, एबीसी को कांस्टेंट्स को बाहर मल्टीप्लाई करवा दिया, देखते हैं। नाउ अगर यहाँ पे मुझे वन 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 चाहिए तो यहाँ पे इस कॉलम में कांस्टेंट क्या हो गया माइनस वन, तो इस माइनस वन कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो बेसिकली ऐसा लिख सकते हो माइनस वन। ठीक है, तो ये ए बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वन 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 रह जाएगा इक्वल टू जीरो। नाउ स्मार्टली अगर आप देखो तो यहाँ पे वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है, जस्ट दैट हमें स्वैपिंग करनी रहेगी। सो वन को हम इधर लाते हैं, ए को इधर ले आते हैं, है ना, पूरा हम लोग ये वाली जो पूरी एलिमेंट्स हैं इस कॉलम को हम यहाँ ले जाएं, थर्ड वाली को फर्स्ट में ले जाएं, फर्स्ट को थर्ड की जगह रिप्लेस करें। ठीक है, ऐसा करेंगे तो यहाँ माइनस वन जो है दैट विल बिकम प्लस वन, साइन चेंज हो जाता है ना, इंटरचेंज करने से प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो वन पूरा यहाँ आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। वन 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 यहाँ है तो वी वांट वन 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 हियर आल्सो, एंड एबीसी ट्रांसफॉर्म होके यहाँ आ जाएगा एबीसी, बट वी वांट एबीसी हियर। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस। मैं हर स्टेप को लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिएगा। ये वाला कॉलम इधर चला गया, ये वाला कॉलम इधर आ गया, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो दिस साइन विल चेंज, ये वापस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हमने वन 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 कर लिया, और यहाँ पे वन वन वन, और यहाँ पे आ गया ए बी सी। ठीक है, और साइन बाहर हम माइनस वन था वो हमने हटा दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ए बी सी यहाँ आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आ जाए, तो फिर से ये इंटरचेंज करेंगे तो माइनस फिर से वहां चले जाएगा। ठीक है, तो विल गेट माइनस वन अगेन इफ इंटरचेंज, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। ठीक है, लेट्स डू दिस, तो यहाँ ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ए बी सी आ जाएगा जैसा कि इस फर्स्ट डिटरमिनेंट में है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं दोनों डिटरमिनेंट हमने बिल्कुल डिट्टो कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया। सो दिस डिटरमिनेंट कैन बी टेकन कॉमन। ठीक है, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो बचा क्या, इट इज ए बी सी माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इस डिटरमिनेंट को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो वन ऑफ देम हैज टू बी जीरो। सिमिलरली एबीसी माइनस वन एक फैक्टर है, और ये दूसरा जो भी इसकी वैल्यू है डिटरमिनेंट की, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जीरो आना चाहिए एज पर द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स,
तो ये जो आपका डिटरमिनेंट है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, वन वन इंटू वॉट, इसको इससे करेंगे माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर माइनस इसको फिक्स करके या फिर ए को फिक्स करके भी आप कर सकते हो, वन को फिक्स करके, है ना, ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए स्क्वायर। जो भी टर्म्स आएंगे, तीन टर्म्स जब आप ऐड करोगे अल्टीमेटली, तो नन ऑफ देम विल बी जीरो। दैट मीन्स ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जीरो नहीं हो रही है, इट इज अ नॉन जीरो एंटिटी। सो इफ दिस इज अ नॉन जीरो एंटिटी, दिस हैज टू बी जीरो, एंड इफ दिस इज जीरो, एबीसी माइनस वन अगर जीरो है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी हैज टू बी वन। सो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं एबीसी की वैल्यू वन आएगी। ठीक है, आप जस्ट सोच के देखो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोल दिया है, यहाँ पे मैं इसी इसी हिसाब से बताता हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, वन इंटू, ये जो भी आप करोगे मैं बता देता हूँ, बी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू जब बी स्क्वायर करोगे, राइट। सो यहाँ पे आप बी सी कॉमन भी ले रहे हो, उसके बाद सी माइनस बी आ गया, बट दीज टू आर व्हाट, डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट इक्वल, सेम नहीं है, तो ये चीज जीरो नहीं होगी। वैसे ही आप अगला लोगे किसी को, है ना, इसको फिक्स करके या फिर इसको फिक्स करके दिस इंटू दिस माइनस करोगे, तो उसमें भी सेम होगा, वो भी जीरो नहीं होगा। तो यू विल गेट थ्री टर्म्स एंड नन ऑफ देम विल बी जीरो, करेक्ट। सो कुछ भी अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है। सो नॉन जीरो इनटू, अब इसमें से ये जो आपका एक्सप्रेशन है तो जीरो होना ही चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट जीरो कैसे आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एबीसी विल बी इक्वल टू वन। ओके गाइस, सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, राइट, दिखने में बड़ा डिफिकल्ट सा है, जहाँ मॉडलस लग जाता है तो स्टूडेंट वैसे ही बोलता है सर ये मॉड वॉड के क्वेश्चन, राइट, कैसे करेंगे। और एक मॉड तो संभलता नहीं है, तीन तीन मॉड्स हैं, वो भी ऐड कर रहे हैं, पता नहीं कैसे से ग्राफ बनेगा। बट सीरियसली 90-80% ऑफ द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्लॉट दिस ग्राफ। ठीक है, मैं अभी इस टाइम पे इसका ग्राफ आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बट इसका ग्राफ बनता है, और आई कॉल इट बकेट ग्राफ। बकेट शेप में इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आई एक्सप्लेन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और मेरे ख्याल से 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है देखते हैं। Guys, what is supposed to do in these kind of questions? Just a minute. So, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ थ्री माइनस एक्स है, प्लस मॉड ऑफ टू प्लस एक्स है, प्लस मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, सो आप क्या करें, जो अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन थ्री माइनस एक्स, उसको इक्वेट टू जीरो करो, और एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे थ्री आएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी फाइव, करेक्ट। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। वी कॉल इट क्रिटिकल पॉइंट्स। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉइंट्स बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, बिकॉज इन पॉइंट्स के ऊपर लाइंस की जो स्लोप होती है वो चेंज होती है। द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस एट दीज थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आई कॉल इट क्रिटिकल पॉइंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक लाइन ऐसी बनेगी, फिर क्रिटिकल पॉइंट ये रहेगा, यहाँ पे ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाता है, स्लोप चेंजेस, स्लोप चेंज। ठीक है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, और फिर ऐसा कुछ रहेगा, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट कुछ ऐसा। तो आई कॉल इट बकेट, बकेट शेप में है ना, ऐसे करके रहता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं, एक्सिस रहती है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, ये तीनों, और इन इन एक्स एक्स के तीन वैल्यूज के ऊपर आप देख सकते हैं ग्राफ चेंज होता है, उसकी स्लोप चेंज होती है। ठीक है, कैसे बनता है, क्या बनता है, मे बी इन द नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। सो, और आप देख सकते हैं नंबर लाइन है एक्स एक्सिस से, तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली माइनस टू थ्री फाइव। और जो आपके इस फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू होता है, वो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस टू यहाँ आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे, राइट। फिर एक्स इक्वल टू थ्री ऑब्वियसली ये होगा, फिर एक्स इक्वल टू फाइव ये होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तीनों में से मिडिल वैल्यू के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री इज द माइनस टू छोटा, फिर थ्री और फिर फाइव। तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू आ रहा है। फंक्शन मतलब क्या, वर्टिकल, जिसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, फिर कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के सबसे लोएस्ट, यही फंक्शन की वैल्यू है। फिर आगे जाओगे तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो यहीं पे फंक्शन लोएस्ट मिल रहा है आपको, दिस इज फंक्शन वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ थ्री जो है, यही आपका लोएस्ट वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और एफ ऑफ थ्री कैसे निकालते हैं, आई थिंक यू ऑल नो। सो एफ ऑफ थ्री हमें कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज द ग्राफ कैन सी, यू कैन सी इन द ग्राफ। एफ थ्री कितना हो जाएगा, जहां जहां पे एक्स है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे थ्री। सो इट इज थ्री माइनस थ्री प्लस टू प्लस थ्री मॉड प्लस फाइव माइनस थ्री,
मॉड, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, तो आंसर इज व्हाट 7, विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इजी। सो बहुत डिफिकल्ट दिखता है क्वेश्चन, राइट, बट जिसे पता हो तो कुछ टाइम नहीं लगता है। आगे चलते हैं। ओ, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, अशोक जी क्या कर रहे हैं? अशोक जी ने परचेज की है पेन्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखकर ही लगता है कि टाइम आधे घंटे का है, 10 क्वेश्चन करने हैं, राइट। अगर इसमें अटक गए तो फिर क्या होगा? ठीक है, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी तो हमारा वीडियो बन रहा है, इसमें सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमने कट ऑफ निकालने के जो मंत्र थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ था वो सिर्फ 20 मार्क्स था, ठीक है। इट वॉज 20 टोटल। सेक्शन में 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 40 मार्क्स का पूरा सेक्शन था, आधे घंटे का टाइम था। 20 नंबर आपके आ गए, मतलब 5 क्वेश्चन सॉलिड जमा के कर दिया आपने, ठीक है, तो आपका कट ऑफ तो निकल गया। और उसके बाद है ना, हम लोग अभी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट्स सी क्या ये कह रहे हैं। It says Ashok purchased pens, pencils in the ratio 2:3 during the first visit and paid rupees 86 to the shopkeeper. ठीक है भाई। During his second visit, he purchased pens and pencil in the ratio 4:1. ठीक है, and paid 112. मतलब ज्यादा रुपए खर्च किए सेकंड डे में, ठीक है अशोक जी। The cost of a pen as well as pencil in rupee is a positive integer. What is mean by positive integer? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2.5 नो, 3.79 डेसिमल में प्राइजेस नहीं है, इंटीजर में ही प्राइजेस है पेन या पेंसिल के, ये हुआ इंटीजर का मतलब। इफ अशोक परचेज 4 पेन्स ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट, अभी रेशो बोल रहा था फर्स्ट टू वन, सेकंड विजिट में उसने फर्स्ट टू वन में परचेज किए पेन पेंसिल, अब वो और क्लियरली बोल रहा है कि सेकंड विजिट में उसने पेन 4 ही खरीदे, तो इसका मतलब पेंसिल एक ही खरीदे, बिकॉज रेशो वॉज 4:1। तो और क्लियर हो गया ये, चलिए अच्छी बात है। सेकंड विजिट की क्लैरिटी मिल गई कि 4 पेन और एक पेंसिल, बट फर्स्ट की क्लैरिटी अभी भी नहीं है, ठीक है। बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, लेट्स सी। देन द अमाउंट ही पेड इन रुपीज फॉर पेन्स ड्यूरिंग द सेकंड विजिट, मतलब उसी सेकंड विजिट में जहां उसने 4 पेन खरीदे, तो 4 पेन खरीदने के लिए उसने कितना पेमेंट किया, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ के तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी डिफिकल्ट है कि नहीं है, कि कितना उसमें ट्विस्ट है, टर्न्स है, लेट्स लेट्स डिस्कस इट आउट गाइस। ठीक है, तो जो मुझे चीजें दिख रही है वो इक्वेशन की है, प्राइजेस बिल्कुल पता नहीं है, तो प्राइजेस को कुछ मान लेते हैं, दोनों केस में शॉपकीपर एक है तो प्राइजेस भी सेम होगी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए। प्राइजेस वी डू नॉट नो, अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स वाई मान लेते हैं। एक्स, लेट बी द प्राइस पर पेन, एंड वाई प्राइस पर पेंसिल, ये मान लेते हैं, ठीक है। डे टू की बात करते हैं, क्योंकि हमें इसके नंबर्स पता है। डे टू 4 पेन खरीदे, साफ साफ लिखा है, 4x हो गया, पेमेंट किया होगा 4x का, और एक 4:1 का रेशियो है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वन उसने पेंसिल लिया और वाई रुपीज हमने उसको माना, ठीक है, और इसने पे किया 112 रुपीज पे कर दिया, तो इस इक्वेशन में मेरे ख्याल से कहीं तक डाउट ही नहीं है। डे वन की बात करते हैं, यहाँ डाउट है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेंसिल पेन नहीं पता है। तो 2:3 का रेशियो है, सो केस वन हो सकता है कि 2 पेन खरीदे हो और 3 पेंसिल, तो उस हिसाब से इक्वेशन बनेगा 2x + 3y इक्वल्स टू 86, एक केस। अब वो रेशियो है, रेशियो में तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 है, केस वन में मैंने एग्जैक्टली 2 मान लिया पेन और एग्जैक्टली 3 मान लिया पेंसिल, बट हो सकता है कि उसके कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो। जब हम रेशो लेते हैं, रेशो से एक्चुअल आने के लिए क्या करते हैं, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट कांस्टेंट कैन बी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो अगला हम लोग कांस्टेंट 2 लेके चलते हैं, तो 2 2 4 हो गया। 4 पेन परचेज किए लेट्स से डे वन में, और कॉस्ट तो हमने एक्स मानी है, और 2 3 का रेशियो है, 2 2 4 किया, कांस्टेंट 2 लेके चल रहे हैं, 3 2 6 हो जाएगा, 6 पेंसिल लेना पड़ेगा 2 3 के रेशियो में, तो 6 पेंसिल परचेज की, तो 6 × 1 की टोटल कॉस्ट हो जाएगी पेंसिल्स की। तो इस हिसाब से सेकंड केस है ये, इस हिसाब से ये पेमेंट 86 की होगी। थर्ड केस कुछ और होगा, इंटू 3 ले लेते कांस्टेंट की वैल्यू, तो 2 3 6 x + 9y = 86 हो जाएगा। ठीक है, ये केसेस मैं क्यों ले रहा हूँ, वाई एम टेकिंग दिस केसेस, बिकॉज आई डू नॉट नो कि उसने क्या कितने पेन और पेंसिल खरीदे, जैसा कि मुझे सेकंड डे में पता था, फर्स्ट डे में नहीं पता है, तो ये केस 1 2 3 एंड ऐसे सो ऑन बहुत सारे केस बन सकते हैं। और यहीं पे आईपी मैट मुझे बड़ा सही लगता है, एग्जाम बड़ा अच्छा लगता है ना, उसमें कुछ चैलेंजेस रहते हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि भाई ये इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो एंड यूल गेट एक्स वाई। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? डे टू की इक्वेशन तो बनी बनाई है, डे वन में
पहली इक्वेशन हो सकती है, दूसरी केस हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है, चौथा, पांचवा। बट ध्यान से देखो वहां पे, अगर हम केस टू को देखें, केस टू में लिखा हुआ 4x + 6y इक्वल टू 86। 4x + 6y इक्वल टू 86। और जब डे टू की क्वेश्चन आप देखोगे और इसमें डे वन में सेकंड केस देखोगे, तो आप बोलोगे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब डे टू में 4x + y 112 है, 4x + y अगर 112 है, तो डे वन में सेकंड केस कैसे हो सकता है? 4x + 6y 112 से अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो तो और 86 बोल रहा है। तो ये तो गया, नॉट पॉसिबल बॉस, ये हो ही नहीं सकता कि 4x + 6y 112 से भी छोटा आ जाए। तो जब ये नहीं हो सकता, तो ये तो और ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी 86 बोल रही इक्वेशन। तो अब आप समझे, होने को तो केसेस ऐसे दिख रहे थे बहुत सारे, बट जब हम डे टू को सामने रखते हैं इक्वेशन को, उसके बाद जब देखते हैं तो लगता है डे वन में सिर्फ पहले ही केस हो सकता है, उसने 2 पेन खरीदे होंगे और 3 पेंसिल, इसके अलावा कुछ केस हो ही नहीं सकते। ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम बाय आईपी मेट इंदौर। ठीक है, तो कभी है ना 5 स्टार में से कौन सा स्टार देना चाहोगे? राइट, तो डेफिनेटली ये 5 में से 4 को तो डिजर्व करता है क्वेश्चन। ठीक है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट तो था, होना भी चाहिए, है ना। सो खैर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, ये कंफर्म हो गई कि यार यही हो सकता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मिल जाएगा। और आपको पूछा क्या? 4x पूछा हुआ है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना, अब आई थिंक यू कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, तो कुछ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट। ठीक है, बट एज सच I solved this equation, these two equation, and I think it was x was 25 rupees, and into 4 करोगे तो 4 पेन का कॉस्ट आ जाएगा 100 रुपीज। तो आंसर मस्ट बी 100 फॉर दिस। आगे चलते हैं, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, 25 आना चाहिए। अशोक जी, क्वेश्चन डन आपका। अगला, ओके, ये तो मेरे ख्याल से अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, तो इसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगना है। ये मैंने फर्स्ट सेशन, जब मंत्रा सेशन लिया था, उसमें भी मैंने करवाया था। आप लोग को अगर देखा होगा सेशन, तो आपको पता होगा कैसे करना है। फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनके लिए कर देते हैं। In a four-digit number, 4 डिजिट की एक संख्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज 0। प्रोडक्ट फर्स्ट प्लेस पे जो आता है, 1000 मैं लिख देता हूँ, आपको भी कन्वीनियंट रहेगा। ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी एक 4 डिजिट की संख्या है। प्लेस वैल्यू राइट से स्टार्ट करते हो, है ना, तो आप इसको यू बोल दो, यूनिट प्लेस। ठीक है, इसको आप टेंस प्लेस बोलते हो, टी, एंड दिस इज 100 प्लेस, और ये टी एच बोल देते हैं, 1000 प्लेस। ठीक है, ऐसे ही होते हैं, राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं, तो ये प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो एबीसीडी हमारा नंबर है 4 डिजिट का। ओके, एंड एज पर द कंडीशन, कंडीशन क्या बोली देखते हैं। कंडीशन सेज प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज 0, दैट मीन्स ए क्रॉस डी इज 0। आगे कुछ बोल रहे हैं, वाइल द डिफरेंस इज 7, डिफरेंस इनका 7 है। ठीक है, एक बहुत अच्छा इसमें एक खास बात है, ए डी का प्रोडक्ट और 0 है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, कोई डाउट नहीं है। और ए 0 हो नहीं सकता, बिकॉज ए अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो हाउ विल इट बिकम अ 4 डिजिट नंबर? हो ही नहीं पाएगा वो तो। सो ए इज नॉट 0, इट कैन नॉट बी 0, सो डी हैज टू बी 0, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। हमने पढ़ा हुआ कई बार। सो डी कंफर्म हो गया हमारा 0। और यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस इज 7, दोनों का डिफरेंस। तो जब ये 0 हो गया, तो इसको 7 ही होना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस 7 आएगा। तो हमें ए और डी तो मिल गया, है ना। इट डिडंट टेक मच टाइम, दिस इज 7 कंफर्म, ए इज 7 एंड 0, डी की वैल्यू 0 हो गई, ये भी कंफर्म हो गई। अब बस बी और सी बचता है। सेकेंड लाइन रीड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, यहां से पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल डिजिट इज 18, गुड नंबर 18। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल नंबर मीन्स बी एंड सी, बी इंटू सी इज 18। जब हमें सुनते हैं, तो एक बात तो तय है, बी और सी कोई नंबर्स नहीं है, नंबर्स तो हैं, बट बेसिकली दे आर डिजिट्स। डिजिट्स है तो उनकी एक लिमिट होती है, 9 के ऊपर जा ही नहीं सकते दोनों, बी और सी 9 रहेंगे या उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, सो है तो डिजिट्स। और प्रोडक्ट 19 आ सकता है कई तरीके से, 9 टू जा कर लो तो आ जाएगा 18, 6 थ्री जा कर लो तो आ जाएगा 18। ठीक है, 18 वन जा मत बोलना प्लीज, है ना, बिकॉज बी कैन नॉट होल्ड 18 एज अ वैल्यू, बिकॉज इट्स 2 डिजिट नंबर, बी एंड सी मैक्सिमम 9 हो सकता है, आई टोल्ड यू। खैर, आगे देखते हैं, क्या बोला है, 1000, द 1000 डिजिट इज एज मच मोर देन यूनिट डिजिट, जो ए है डी से उतना ही ज्यादा है, जितना एज द 100 डिजिट इज मोर देन 10 डिजिट, जितना बी ज्यादा है सी से, ऐसा उसने बोला है। तो ए डी का डिफरेंस 7 है, तो बी सी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, मतलब बी सी से 7 ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कौन से केस में आ रहा है, 9 टू में आ रहा है कि 6 थ्री में आ रहा है?
ऑब्वियसली 6 3 में तो डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 9 2 में डिफरेंस कितना है, 9 कितना ज्यादा है 2 से, 7 ज्यादा है, तो ये कंडीशन पूरा फुलफिल कर रहा है। तो बी सी की वैल्यू कंफर्म हो गई। बी शुड बी 9, सी शुड बी 2। सो दिस इज 9 एंड दिस शुड बी 2। इसमें जो गैप है वही गैप इसमें भी मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन ने बोला है, तो हमारा आंसर ही आ गया। 7920 should be that 4-digit number. Okay, easy question. I have discussed this earlier, so आगे चलते हैं। Okay, set theory का question I can see it's a set theory question. Out of 80 students who appeared for the school exam in mathematics, physics, chemistry, 50 passed in 50 passed in M, mathematics, 30 passed in P, 40 passed in C, chemistry. At most means इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स पास एम एंड पी। एम एंड पी मतलब साथ में इन दोनों को पास करने वाले मैक्सिमम 20 किड्स हैं। ठीक है, एम एंड पी मैक्सिमम 20, एटमोस्ट 20 स्टूडेंट पास पीएनसी। पीएनसी दोनों को पास करने वाले भी मैक्सिमम 20 है, एंड एटमोस्ट 20 स्टूडेंट पास सीएनएम। ठीक है, तो ये दोनों की उन्होंने बात की हुई है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जाम्स। वाओ, सेट थ्योरी है तो सेट तो बनेंगी, वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। दिस इज फॉर मैथमेटिक्स पास स्टूडेंट्स, एम लिख देते हैं। ठीक है, और 50 लिखा है तो ब्रैकेट में 50 कर लेते हैं। मतलब इस सर्कल के अंदर एम वैन के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनका काउंट 50 होगा। ठीक है, ये एक वैन बनाते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, दिस इज कितना बोले 30 बोला है, तो पूरे सर्कल के अंदर फिजिक्स वाले सर्कल के अंदर 30 स्टूडेंट पास है, और पास वाले हम लोग वैन बना रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका सी फॉर केमिस्ट्री, इसमें कितने हुए 40 पास है। ठीक, और हमें ये बोला है ऑल थ्री का ये है सेक्शन। ठीक है, दिस ऑल थ्री, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं ये पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो व्हाट कैन बी डन। 80 स्टूडेंट्स हैं, यस ने बोला हुआ है ऑल थ्री। और आप लोग को ये भी दिया हुआ है, ये जो पी एंड एम है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 20। सी और पी जो दिया है ये भी लेस देन इक्वल्स टू 20। ये पूरा एरिया बोल रहा हूँ मैं, मैक्स मैक्स 20 हो सकता है, उससे कम ही होगा। और ये पूरा एरिया सी और एम का है ना, ये पूरा एरिया भी लेस देन इक्वल्स टू 20 होगा, ऐसा उसने बोला हुआ है। सो आई थिंक ऑल थ्री को हमें निकालना है मैक्सिमम। सो कुछ चीजें स्टार्ट दी हुई, ठीक है फाइन। सो आई थिंक यूनियन वाला हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी लिखा, फॉर्मूला सभी को पता होगा। इट इज एन ऑफ एम, ये जो स्टेट पता ही एग्जैक्ट पता है, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम फंड एन 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 ऑफ एम तो 50 है ही, एन ऑफ पी भी आपके पास 30 है, और एन ऑफ सी भी आपके पास 40 है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और माइनस जो है, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी ले लेंगे, माइनस एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पी इंटरसेक्शन सी ले लो, और माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी ले लो। लास्ट में जुड़ता है, ऐड होता है एक टर्म, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, दैट इज एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये टर्म हमारी ऐड होती है, और इसी को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वी टू मैक्सिमाइज दिस, ये पूछा हुआ है। तो इस पूरे को माइनस 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 तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ, इन सबको हम इधर ले आते हैं, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, देखते हैं क्या है। और यूनियन एमपीसी का यूनियन मैक्सिमम कितना हो सकता है अभी देखते हैं, ये चीज हमें अननोन है। तो सबको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्सेप्ट जो चीज हमें निकालनी है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे ही रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो क्या बनता है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है और यूल अंडरस्टैंड। ये लिखा अपन ने, है ना। अब ये तीनों की तीनों जो टर्म्स थी पॉजिटिव थी, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, या फिर जो पॉजिटिव रहेंगी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो तीन टर्म्स है नेगेटिव है, एन एम इंटरसेक्शन पी, और ये तीन टर्म्स नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो वो लिख लेते हैं, एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेगेटिव टर्म इधर आएंगे लेफ्ट में, तो सब पॉजिटिव जाएंगे। जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, माइनस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ सी, ये रह जाएगा। एंड इक्वल्स टू जो हमें चाहिए, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये इतना बेसिक फंड आपको पता होगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन, मतलब ये ऑल थ्री एग्जाम्स की बात हो गई।
ऑल थ्री एग्जाम्स को पास करने वाले मैक्सिमम हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। नाउ यूज योर कॉमन सेंस फंडा। अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं, पॉजिटिव टर्म्स जो है वो आप मैक्सिमाइज करोगे, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसको आप मिनिमाइज करोगे, यही होगा। तो देखते हैं। अब जो माइनस टर्म्स हैं ये तो फिक्स ही है, इसको मिनिमम मैक्सिमम तो हम कर ही नहीं सकते। एनएम एनपी एनसी तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया ही हुआ है, उसको क्या मिनिमम करोगे आप, वो तो साफ साफ दिया हुआ है। बट ये टर्म, ये वाली टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये जिसमें मैं टिक लगाया है, ये मैक्सिमाइज होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको लेना है इनकी वैल्यूज। तो ये जो यूनियन है, यूनियन का मतलब सारे बच्चे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर ये वेन बनता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट नॉर्मली 80 होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, कुछ बच्चे ऐसे हों जो तीनों ही में फेल हो गए हों, तो बाहर जाएंगे, ठीक है। जो किसी न किसी में पास हुए हैं वो यूनियन के अंदर आएंगे, बट जो किसी में भी पास नहीं हुए, फेल हुए हैं, वो तीनों सर्कल के बाहर चले आएंगे, राइट। तो इनका इनका जो समेशन होगा दैट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट 80। बट हमको हमको क्योंकि मैक्सिमाइज करना है इंटरसेक्शन, तो ये जो टर्म है यूनियन वाली, ये भी हमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो सारे के सारे बच्चे हमें मानने पड़ेंगे कि एटलीस्ट हर बच्चा, हर किसी न किसी सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ है, तो यूनियन कितना हो, मैक्सिमम 80 हो सकता है। सारे ही बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हो, कोई फेल हुआ ही ना हो। ये हमने लिया केस मैक्सिमम, ये मैक्सिमाइज कर दिया, 80 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। एंड इन सब का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ है सब में, एटमोस्ट 20 स्टूडेंट्स, एटमोस्ट 20 स्टूडेंट लिखा होता। तो एटमोस्ट आप ले लीजिए, सब में 20 प्लस 20 प्लस 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स को जितना आपको बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, नेगेटिव तो फिक्स ही है। ये सब तो आपको दिया ही है। एनएम साफ साफ लिखा है 50, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। एनपी इज 30 एंड एनसी इज 40। इसी को आपको सॉल्व करना है, एंड दिस वुड बी मैक्सिमाइज्ड। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, इसको आप सॉल्व करें एंड देखें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सो 80, 60, 140, ये पूरा 140 हो गया, इसमें से 40 चला गया तो 100 हो गया, 100 में से 80 और चला गया तो 20 आ गया। तो 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 20 इज योर आंसर, ठीक है। ऑल ऑल थ्री की हम बात करें तो 20 आ सकता है। तो ये एक साफ साफ एक क्लैरिटी है कि वे जो फॉर्मूले हैं उसी में अपन ने जिस जिस जिन टर्म्स को मैक्सिमाइज करना था उसको मैक्सिमाइज किया। जो कांस्टेंट है 50 30 40 कांस्टेंट है, तो कोई बात ही नहीं है, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर श्योर, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, हालांकि उसमें अजम्पशन तो यही है कि जो यूनियन है दैट शुड बी 80, ठीक है ना। उस अजम्पशन को तो लेके आप चल ही रहे हैं, क्योंकि उसने कि मेंशन नहीं किया कि फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। इसमें एक और तरीके से हम कर सकते थे, ये अगर हम इक्वेशन पे हम नहीं जाते इन दैट केस। जैसे ये पूरा 50 दिया था और ये जो है मैक्सिमम 20 दिया था, तो यहाँ पे जो एरिया है ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे, इसको हम लोग जीरो कर दें, इस एरिया को जीरो कर दें, ठीक है। इस एरिया को हम जीरो कर दें और इस एरिया को हम जीरो कर दें, ठीक है। और सारे के सारे जो 20 स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे ऑल थ्री को हम ले जाते हैं 20, ऑल थ्री यहाँ पे आ गए 20, सारे के सारे वहां पे आ गए 20, ठीक है। सो ये क्या पॉसिबल है, यहाँ के सारे स्टूडेंट हमने पुश कर दिए, यहाँ पुश कर दिए, यहाँ भी पुश कर दिया, हमने खाली कर दिया, सब 20 यहाँ कर दिया, ठीक है। सो ऑल थ्री में 20 हो सकते हैं। इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, ऐसा सोचने में तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ये है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स होंगे ओनली मैथ्स वाले, ओनली फिजिक्स वाले और ओनली केमिस्ट्री वाले, ठीक है। तो वो कितने कितने होंगे वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो चलो ये 0 20 20, 0 20 0 हो गया, तो दिस इज व्हाट 30 हो गया, ठीक है। यहाँ 30 था, ये 0 20 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। ये पूरा सर्कल केमिस्ट्री वाला 40 था, 20 यहाँ आ चुका है, शून्य शून्य यहाँ पे, तो ये 20 होगा, करेक्ट। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो आई शुड गेट यूनियन एज मैक्सिमम 80, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो जाना चाहिए करने से कि 85 आ गया यूनियन, क्योंकि हो ही नहीं सकता, बच्चे ही नहीं उतरे। तो कई बार ऐसा बच्चे लोग कर देते हैं कि यार चलो है ना, बीच में हमने 20 ले लिया, क्या था, तो ये इजी क्वेश्चन था, बट उसकी उसको हमें कंस्ट्रेंट्स हमेशा चेक करने पड़ते हैं कि यूनियन शुड नॉट एक्सीड 80। राइट नाउ यूनियन इज कमिंग एज 80, इसको आप जब जोड़ेंगे 30, ये पूरा मैथ्स का सर्कल ऑलरेडी 50 है,
50, 10 ओनली फिजिक्स, तो 60 हो गया, और 60 में ओनली केमिस्ट्री जोड़ दिया तो 80 आ गया। तो हमारा जो यूनियन है, जिसके हमने दूसरे वाले फर्स्ट मेथड में भी बात की थी, यूनियन, तीनों का जो यूनियन है वो मैक्सिमम 80 हो सकता है। और यहाँ पे भी हमने 20 रखा, मैक्सिमम वैल्यू हमने 20 रखी, तो यूनियन हमारा मैक्स आ रहा है 80, विच इज अ पॉसिबल केस, क्योंकि उसने एग्जैक्टली नहीं पूछा, उसने बोला मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम उतना हो सकता है जिससे आपके यूनियन ब्रेक ना हो, मतलब उसके ज्यादा आपकी वैल्यू ना आ जाए, 81, 85। ठीक है, तो अभी आ रही है 80, 80 इज परफेक्टली ओके, सो ऑल थ्री वुड बी मैक्सिमम 20। ठीक है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, देखते हैं। ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, देखकर समझ में आ रहा है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन है, और रेस की बात कर रहा है, राइट। सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। आजकल तो जॉगिंग वॉगिंग सब छूट ही गई है, राइट। सब लोग घर के अंदर ही बंद है, ठीक है ना। सो बट स्टिल देखते हैं और हाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। बात कर रहे हैं, दो दोस्त है, रन अ 3 किलोमीटर रेस, एक रेस है जो 3 किलोमीटर लंबी है, मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3,000 मीटर जो चल लेगा सबसे पहले वो जीत जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर्स, मतलब जो पेरीमीटर होगा सर्कुलर ट्रैक का वो 300 मीटर का है। मतलब ऐसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे किसी को, जैसे आप भी दौड़ रहे हो तो 300, है ना, 3,000 पे जाना है, मतलब 10 राउंड जो लगा लेगा पूरे पूरे। ठीक है, यस, 10 राउंड्स। ठीक है, इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2, 3:2 इसका रेशियो हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेस द अदर, जो जीतेगा, जो तेज दौड़ रहा होगा ऑब्वियसली वही जीतेगा, है ना। जो फर्स्ट पर्सन है, थ्री पार्ट 2 पार्ट्स बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन तेज है दिख रहा है, जीतेगा तो वही। तो जब वो जीता होगा तब तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जीतने तक उसने कितनी बार दूसरे बंदे को पास किया होगा या क्रॉस किया होगा, दैट इज अ क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गाइस, जब क्योंकि हम लोग तो ट्रेन करते हैं बच्चे लोग को, हमें पता है, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, जब रेशियो ऑफ स्पीड हमें पता हो 3:2, है ना। मैं एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी कैसे क्रैक करते हैं। जब रेशियो हमको दिया हो 3:2, तो अगर रेसिंग तो सेम डायरेक्शन में ही होती है, ऑपोजिट में तो भागते नहीं, सेम दिशा में ही भागेंगे। ठीक है, तो 3:2, तो 3 और 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशियो, स्पीड का रेशियो 3:2 है। तो अगर कोई पूछता है कितने पॉइंट्स पे ये मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत लंबी रेस वो लगा रहे हैं, और कोई आपसे पूछता है कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे ये, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। 3, 2 सेम डायरेक्शन में है, तो आप माइनस कर दो 3 में से 2 को। तो अभी राइट नाउ 3 - 2 किया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। That means they will, even if they run for infinite time, they will only keep on meeting on single point on the track. There will not be many points. ठीक है, ऐसा हम लोग विजुलाइज करते तो लगता है यार बहुत सारे पॉइंट्स मिलते रहते होंगे, नहीं। 3:2 रेशियो है, 3 में से 2 कम करो, कितना है, 1, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। एंड दिस 1 पॉइंट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे वो मिलेंगे, और किसी पॉइंट पे मुलाकात हो ही नहीं सकती उनकी। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ। मान लो रेशियो 5:2 होता है, 5:2, ठीक है, तो 5:2 इज व्हाट, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो कितने पॉइंट्स पे वो मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो मिलेंगे, मिलते रहेंगे, अगर इनडेफिनेट टाइम तक भी वो भागते हैं तो। आंसर आपने समझ गए होंगे, राइट। 5 - 2 करेंगे तो आएगा 3, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे गाइस। एंड आउट ऑफ दिस 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 1 पॉइंट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड अदर 2 पॉइंट्स वुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वो मिलते हैं, 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर रेशियो 5:2 होता तो। अब आप समझ गए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रेस रेस तो नहीं होगा खैर, बट कभी कभी होता है कि भी हम दौड़ेंगे अपोजिट दिशा में, और दौड़ते रहेंगे इन्फिनिट टाइम के लिए, तो 5:2 अगर रेशियो है स्पीड का, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कितने पॉइंट्स मिलेंगे इनडेफिनेट टाइम तक भागे तो, 5 + 2 कर दो, 7 पॉइंट्स, डिस्टिंग पॉइंट्स होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे बेसिकली। एंड आउट ऑफ दो 7 पॉइंट, 1 पॉइंट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, डिटेल में कभी हम इसको करेंगे तो उसकी कवरेज लूंगा मैं, बट अभी फिलहाल ये समझना जरूरी है कि 3:2 जैसे देखा तो ये क्लिक होना चाहिए कि बॉस एक ही होगा, 3 - 2, 1 पॉइंट, एंड दैट 1 पॉइंट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज द की थिंग। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे स्लो वाले और फास्ट वाले, ये पक्का हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। इनकी स्पीड को हम मान लेते हैं, इसकी स्पीड लेट्स से 3x है, और इसकी 2x है, स्लो वाले की। ठीक है, तो देखते हैं।
मैं एफ लिख देता हूँ फास्ट वाले को। ठीक है। टाइम फास्ट वाला टू कवर वन राउंड। ठीक है। एफ मीन्स फास्ट वाला बंदा। ठीक है। टू कवर वन राउंड। अब आपको दिया ही हुआ 300, है ना, ट्रैक लेंथ इज 300 मीटर। ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, उसकी स्पीड कर देंगे। करेक्ट। बिकॉज एक एक राउंड की बात करो, एक राउंड में से वक्त कितना लगता है, तो वक्त लगता है 300 मीटर डिवाइड बाय उसकी स्पीड। ठीक है। तो ये उसका टाइम लगेगा। टी स्लो वाले की बात करते हैं, टू कवर वन राउंड। अब डिस्टेंस तो सबको वन राउंड में उतनी चलना पड़ेगा, 300, चाहे स्लो वाला हो चाहे फास्ट वाला हो। उसकी स्पीड कम है, 2x है। ठीक है। तो उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हमने 300 मीटर डिवाइड बाय 2x कर दिया, इतना टाइम उसको लगेगा। ठीक है। नाउ अब हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे वो दोनों आ जाएंगे साथ में। ठीक है। तो व्हाट विल टेक एलसीएम, वी विल टेक एलसीएम ऑफ दीज टू टाइम्स। 300 डिवाइड बाय 3x किया, और 300 डिवाइड बाय 2x किया। तो इन दोनों टाइम का एलसीएम लेके हम वो वक्त निकाल लेंगे जिस वक्त में दोनों पहली बार मिले हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हो, 300 300 का एलसीएम 300 ही होगा, और 2x और 3x दोनों का एलसीएम एचसीएफ लेंगे। राइट। 300 का एल 300 300 तो 300 ही रहेगा, नीचे का 3x एंड 2x एचसीएफ लेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वुड बी x। तो ये वो टाइम है, आफ्टर दिस टाइम दे विल बी टुगेदर फर्स्ट टाइम, पहली बार टुगेदर फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। समझिए बात को। टुगेदर पहली बार आए हैं लोग साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे। 300 बाय एक्स, क्या मान सकते हो, मीटर मिनट्स मान लो, जो भी मानना है आपको। ठीक है ना। 300 बटे एक्स मिनट लगेंगे। ठीक है। तो अब ये पहली बार मिले हैं, फर्स्ट मीटिंग हुई है गाइस, राइट। और उसने बोला है कितनी बार मिलेंगे जब तक वो जीत ना जाए फास्ट वाला बंदा। तो इतना उसको टाइम लगा। उसने कितना ट्रैक कितना चल लिया होगा देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उसने। इस टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 डिवाइड बाय एक्स टाइम लगा फास्ट वाले को, और उसकी स्पीड क्या है, 3x स्पीड है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्ट वाला व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। तो ये डिस्टेंस है, ये क्या था, टाइम लगा होगा फास्ट वाले को, और ये उसकी स्पीड है। स्पीड इंटू टाइम किया मैंने, तो ये पता चल गया कि फास्ट वाला कितना दूरी ट्रेवल कर चुका है ट्रैक लेंथ में। ठीक है। तो ये आ रहा है कि 900 मीटर, 900 मीटर की दूरी ट्रेवल कर चुका है, और 3000 मीटर चलना है उसको विनर को जीतने के लिए। तो इतना ही समय और लगेगा फिर से मुलाकात करने के लिए। तो 900 900 1800, फिर इतना टाइम और लगेगा 2700, और उसके बाद तो 900 का ऑप्शन ही नहीं, 3000 पे तो जीत ही जाएगा। तो 900 इंटू 3 करने पे वो 2700 चल लेगा। ठीक है। तो बेसिकली मीटिंग कितनी बार हो पाएगी, सिर्फ 3 बार। दे बी एबल टू मीट 3 टाइम्स ओनली। उसके बाद तो उसका 3000 के पास ही 2700 जब आ ही जाएगा, थर्ड मीटिंग हो जाएगी उसकी, तो स्लो वाले के साथ। उसके बाद 300 मीटर चलना रहेगा, तो स्कोप ही नहीं है कि वो फोर्थ टाइम मीट करे स्लो वाले से। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आंसर इज 3 टाइम्स दे विल मीट। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पीएनसी प्रॉप का, आई थिंक इट्स क्वेश्चन ऑन पीएनसी प्रोबेबिलिटी या काउंटिंग प्रिंसिपल, आप जो भी कह सकते हैं इसको। आई रीड इट फॉर यू, आप लोग भी ट्राई करेंगे अगर आपने कभी नहीं किया है क्वेश्चन। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको बेसिक पी और सी आता है तो आप कर पाएंगे, बट इसमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश जरूर की है। इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड इतना बड़ा है कि इसके उसके स्पेलिंग काउंट करोगे तो लगेगा कितना बड़ा वर्ड है भाई, इनडिस्टिंग्विशेबल। चलो ठीक है, रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे, या फिर आप बोलो कि आइडेंटिकल चीजें हैं। ठीक है। क्या मान लें आइडेंटिकल, यू कैन से पेंसिल्स मान लो। ठीक है। तेरह जो 4 पेंसिल्स हैं वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है। या ऐसे मान लो कि वाइट है, कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, 4 पेंसिल वाइट है। ठीक है। आपस में उनको आप अलग अलग नहीं बोल सकते, कुछ लिखा भी नहीं है, लेंथ हाइट सब कुछ बिल्कुल सेम है, वाइट पेंसिल्स हैं 4। और उसके अलावा टोटल 13 ऑब्जेक्ट थे, मतलब 9 ऑब्जेक्ट जो आपस में, फिर जो पेंसिल्स हैं वो कलर अलग, सब कुछ अलग, 9 डिस्टिंक्ट है। उसके बाद
चार आइडेंटिकल ऐसा आप बोल सकते हो। इंडिस्टिंक्ट मतलब आइडेंटिकल, रेस्ट और डिस्टिंक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज, चूज करना है मतलब सिलेक्शन करना है, 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 13 ऑब्जेक्ट्स इज, टोटल वेज कितने होंगे ये पूछा है उसने। ओके, चार आपको ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं। सो केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। केस वन हो सकता है, यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट लिख देते हैं। डिस्टिंक्ट कितने हैं, यू गॉट 9, ठीक है। और आइडेंटिकल बोलो या इनडिस्टिंग्विशेबल बोलो, आइडेंटिकल कितने हैं, चार, ठीक है। इन्हीं में से चूज करोगे, टोटल आपके पास है। केस वन क्या बन रहा है, इसमें से आपने चारों चुन लिए, ऑल फोर फ्रॉम डिस्टिंक्ट, एंड यहाँ पे आपने एक भी नहीं चुना, है कि नहीं। केस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट में से आपने तीन ही चुने और यहाँ पे आपने एक इसमें से पिक कर लिया, आइडेंटिकल में से एक पिक कर लिया, ठीक है। केस थ्री क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने दो ही पिक किया, डिस्टिंक्ट में से दो पिक कर लिया और यहाँ पे आपने दो पिक यहाँ से कर लिया, ठीक है। केस फोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने एक लिया और यहाँ से आपने तीन ले लिया, ठीक है। और लास्ट केस, केस फिफ्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से लिए ही नहीं आपने, डिस्टिंक्ट वाले में से लिया ही नहीं, पिक ही नहीं किया और यहाँ पे सारे चारों के चारों यहाँ से पिक कर लिए, यही पांच केस हो सकते हैं। अब सिलेक्शन की बात करें, डिस्टिंक्ट तो अब क्योंकि सब अलग अलग कलर की पेंसिल्स हैं, यहाँ पे हम वापस केस वन पे आ जाते हैं। चार मुझे नौ में से चुननी है, तो सीधे सीधे 9C4 हो जाएगा। 9C4 वेज में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ चार डिस्टिंक्ट पेंसिल्स आउट ऑफ 9, ठीक है। और जीरो पिक करनी है तो एक ही तरीका है, जस्ट वन वे, ठीक है। नहीं पिक करो तो एक तरीका है, इंटू वन कर दिया, ठीक है। और ये सब और चल रहा है, और का मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या होता है, और मीन्स प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी और है, ये भी ये सब और चल रहा है, ये सब और चल रहा है, ठीक है। केस वन और केस टू और मीन्स प्लस प्लस प्लस, तो ये एंड है, यहाँ पे सब एंड चलेगा, ठीक है। ये पिक किया, नाइन डिस्टिंक्ट में से हमने चार डिस्टिंक्ट पिक कर ली, एंड जीरो पिक करा आइडेंटिकल में से, तो भी एक केस है, तो ये हो गया। फिर तीन पिक करनी है, 9C3 इंटू एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक, मुझे एक व्हाइट पेंसिल चाहिए और चारों आइडेंटिकल व्हाइट पेंसिल है, तो एक कोई सी भी ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं ये लूं कि वो लूं, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से पिक कर रहे हो, कोई सी भी एक पिक करनी है आपने, पिक कर ली उसको, नाइट एक ही तरीका है पिक करने का, वन, 9 3 इंटू 1, ठीक है। आइडेंटिकल में है इसलिए टू, अगर मुझे पिक करना है तो 9C2 ले लेंगे, और यहाँ पे मुझे टू पेंसिल्स पिक करनी है, ठीक है गाइस, प्लीज समझो। फोर पेंसिल्स हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं, दो पिक करनी है, दो पिक कर लिया आपने, एक ही तरीका है पिक करने का, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कलर अलग होता तो अलग बात होती कि यार ये दो कलर की पेंसिल पिक कर रहा हूँ, उस दो कलर की, अब सभी व्हाइट है तो दो पिक करनी है, दो ले लिए, दो, एक ही तरीका आपके पास पिक करने का, दो, ठीक है। सो 9C2 इंटू 1 वे, यू गॉट जस्ट वन वे टू पिक टू पेंसिल्स, ठीक है। यहाँ पे 9C1 इंटू, तीन पेंसिल पिक करनी, चार में से तीन ली, उठा ली, और क्या करोगे, वन। और यहाँ पे 9C0 इंटू, चारों चारों के चारों व्हाइट पेंसिल पिक करनी, एक ही तरीका है पिक करने का, उठा लो सब, ठीक है। इन सबको आप ऐड कर दो, ऐड क्यों कर दो, बिकॉज दिस कुड बी द केस, और दिस, पांचों केसेस में से और है, मैं सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। यू ऑल हैव टू ऐड, क्लियर। सो अल्टीमेटली इंटू वन का कोई सेंस नहीं बनता, तो ये आपका आंसर आ जाता है 9C4 प्लस 9C3 प्लस 9C2 प्लस 9C1, राइट, एंड लास्ट इट इज 9C0। इन सबको आप ऐड कर लो, इंटू वन का सेंस नहीं है, इसलिए इनको सबको जोड़ोगे तो यूल गेट द आंसर। 9C4 कैसे सॉल्व करोगे, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 9C0, है ना, तो ये वन ही हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक जाएगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। 9 फैक्टोरियल यहाँ पे 9 8 7 तक जाएगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो 9 8 जा रहा है, 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे 9 अकेले ही बचेगा, प्लस 1, ये 10 हो गया आपका, एंड ये कैंसिल होगा, 36 हो गया, प्लस 10 हो गया, ठीक है।
प्लस किससे कट रहा है ये, है ना? दिस इज कैंसलिंग विद दिस, थ्री थ्री जा, और ये फोर जा हो गया, 12 7 जा 84 हो गया यहाँ पे। एंड लास्ट में दिस इज गेटिंग फोर टू जा, ये 8 से कैंसिल हो गया, और ये लेट्स से थ्री जा हो गया, 21 40, 21 एंड 6 हो गया ना, 21 into 6। ठीक है, सो 6 टू, और 21 26 हो गया, प्लस 84 36, 120 हो गया, 130 हो गया। ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 256। इतने वेज होंगे गाइस, है ना? दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, सो आई थिंक डन। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी गया हो, है ना? जस्ट टू मेक योर थिंग एक्सप्लेनेबल, राइट? प्रॉपरली आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट? इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेंदी गया हो, एलोबरेट किया हो हम लोगों ने, राइट? बट द आइडिया इज, क्वेश्चंस अच्छे हैं, एक बार करें, है ना? उसको दूसरी बार आप चेक करें। बट कॉन्सेप्ट को ये समझना जरूरी है कि कई बार होता है कि दो तीन चार कॉन्सेप्ट को मिला के वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो चीज बहुत जरूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो, और सिर्फ पता होने से मतलब नहीं है, हमें उसको अप्लाई करते हुए आना चाहिए कि यार एप्लीकेशन क्या है उसकी। कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, है ना? कि यार बिल्कुल आपको दो दो पेजेस भरने पड़ रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वो। हायर मैथ्स हम लोग कहते जरूर हैं कि ये हायर मैथ्स है, बट वो ऐसा भी हायर मैथ्स नहीं है आईआईटी जेई वाला। ठीक है, सो आई थिंक बहुत इजीली इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आईपी मेट इंदौर, दिस इज माय गट फील। थोड़ा सा आप प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में आप चलें, और पूरा आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए, कैसे आपको पूरा प्लान करके चलना है अपने, क्या क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है। 11th में अगर आप हैं तो आपको 11th 12th के दोनों के जो टॉपिक्स आईपी मैट में आते हैं उसको 11th में ही फिनिश कर लेना चाहिए, डन कर लेना चाहिए, और आपकी टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए 12th में जब आप आते हैं तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारे सॉल्यूशंस, राइट, डिटेल में। और प्लीज डू कमेंट्स, राइट टू अस, वी डेफिनेटली रीड द कमेंट्स, विल अप्रिशिएट। आप थोड़ा सा टाइम निकालें एंड जो एफर्ट्स हैं उसको उसके बारे में कुछ लिखें, विल रियली अप्रिशिएट गाइस, राइट? एंड वेट फॉर द लाइक आईपी मैट 2019 सोल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश का भी हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो just wait for upcoming videos, guys. Right? Thanks a lot and stay strong. Bye bye, guys. Take care.